तो ये जो निर्दलीय हैं, वो कितना खेल बिगाड़ेंगे और वहाँ पे कौन हावी होता हुआ आपको लग रहा है? हरियाणा के जो है चुनावी इतिहास में मोर देन 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत चुके हैं और उन्होंने बड़े अपने क्रूशल सपोर्ट से सरकार को आगे चलाया भी है। तो इस बार के उसी तरह से 7 सीट हैं। 7 सीट पे इस समय बहुत मामला फंसा हुआ है। 36 बिरादरी ने 36 कास्ट, ये जो 36 कास्ट है हरियाणा की राजनीति में ये बहुत पॉपुलर टर्म है। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार आज थम गए हैं और बागी नेता इस बार चुनाव में क्या रंग दिखाते हैं? क्या ये खेल को बिगाड़ेंगे या कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही वो जद्दोजहद जिसमें दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, उस पर इन बागियों का क्या होगा असर? इसके लिए आज हमारे साथ बात करेंगे अरुण चौबे जी। चौबे जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव जितना रोमांचक देखा जा रहा है, ये बागी नेता कितना खेल बिगाड़ने वाले हैं? देखिए पूजा जी, हरियाणा का चुनाव नो डाउट बहुत क्रूशल हो गया है। क्रूशल इसलिए है कि कांग्रेस उसमें अपना कमबैक देख रही है और बीजेपी के लिए क्रूशल इसलिए है क्योंकि तीसरी बार फिर से वो सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है और अच्छा चुनाव भी लड़ रही है। उसमें बागियों की बात करें तो मैं कहूँगा कि बागियों बीजेपी से तकरीबन जो है 19 रेबल्स हैं और कांग्रेस से जो है 29 रेबल्स हैं और ये लोग तकरीबन 15 ऐसी सीट हैं जहाँ पर बहुत प्रभावी हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 15 सीट पे जो है जो बागी कैंडिडेट हैं बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं। वो कांग्रेस का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीजेपी की तरफ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में देखना ये होगा कि जैसे कि दोनों पार्टियों की तरफ से कवायद चल रही है कि साहब वोटों का स्प्लिट ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ जैसे तंवर साहब जो है आज महेंद्रगढ़ में उन्होंने तो गजब जो महेंद्रगढ़ मतलब में वो उन्होंने जो है सदमा दिया कांग्रेस को भाजपा को। ज्वाइन कर लिया है। दलित नेता हैं उनके बारे में कहा जाए तो महेंद्रगढ़ की बात कहूँ, महेंद्रगढ़ जो अहिरवाल रीजन में आता है और राव इंद्रजीत सिंह का क्षेत्र माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह जो है महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, हरियाणा, वो गुरुग्राम से एमपी भी हैं। तो इन 3-4 जिलों में जो है काफ़ी प्रभावी हैं और कहा जाता है कि इन सब जिलों को मिला के तकरीबन 11 सीट पे वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आपस की लड़ाई चल रही है और कैंडिडेट्स रेबल हो चुके हैं, उसके बीच में पहले तो बीजेपी कॉन्फिडेंट थी लेकिन इस समय उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही। राव इंद्रजीत सिंह भी थोड़ा सा उनका भी, क्योंकि उनकी भी बेटी जहाँ से महेंद्रगढ़ की एक कंस्टेंसी हटेरी से, शायद हटेली है, वहाँ से लड़ रही हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं कि उनकी बेटी जीतेगी भी। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये कहना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह से रिस्पेक्टिव पार्टीज़ ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है वो पूरी तरह से सफल होंगे। क्योंकि आप देख रही हैं साथ में जो कई कोणी मुकाबला हो रहा है। आम आदमी पार्टी लास्ट मोमेंट पे आके चुनाव लड़ने का फैसला कर ली, जबकि लग रहा था कि वो कांग्रेस के साथ में चली जाएगी। जेजेपी और बीएसपी का जो जेजेपी और एजेपी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, वो लोग जाट वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। आईएनएलडी और बीएसपी मिल गए हैं, वो भी एक साथ में लड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सही तो 4-5 कोड़ी जो मुकाबला हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा कह पाने की कि साहब ये पार्टी पूरी तरह से स्वीप ही करेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। जी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अशोक तंवर की जो घर वापसी आज हुई है अचानक, और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बारे में हुड्डा जी को भी नहीं पता था, अचानक ही 2 घंटे पहले तक वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी के नेता का, और फिर वो आए और राहुल गांधी सभा कर रहे थे और रैली कर रहे थे, उनके साथ जलेबी और जलेबी की बात करते करते वो उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी कर ली। तो क्या ये सारी चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल होगा पूरे चुनाव में? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसी कई घटनाएं हरियाणा चुनाव में देखी जा रही हैं। देखिए जलेबी की बात कही तो मैं उस बात पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जलेबी पे बहुत पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री की बात कही ताकि जलेबी फैक्ट्री में बन के जो है मैक्सिमम संख्या में जापान जाए, यूएस जाए, इंग्लैंड जाए। रोजगार की भी बात की उन्होंने। तो उसमें वही बात है कि जलेबी बनाने की फैक्ट्री बना दी जाए। वो हम लोग उसको लाइटर वेन में ले रहे हैं, लेकिन उस पर जो है लोगों ने फिर से, जो लोगों को मौका मिल गया राहुल गांधी को एक तरह से उनकी खिंचाई करने के लिए। लेकिन उसके बाद तंवर साहब के मामले की बात कर रहा हूँ। देखिए कांग्रेस की राजनीति जो है जिस तरह से हरियाणा में चली है, उन लोगों ने जाट वोटों पे पूरी तरह से कब्जा रखा
और दूसरा दलित अलायंस बनाए रखा। दो कॉन्क्रीट अलायंसेस के साथ में, क्योंकि आप देखेंगे जाट तकरीबन 25% है और दलित जो है 21%, 22% के आसपास। तो बिल्कुल। कॉन्सोलिडेटेड एक चंक बना के इन लोगों ने लगातार डोमिनेट किया। और आपको बता दूं कि आउट ऑफ 90 36 सीट्स हैं जहां पे जाट डोमिनेटेड है। तो कांग्रेस का वहां पर एक तरह से दबदबा बना रहा, और प्लस दलित वोटों का एक तरह से अपने साथ में रखना। आप जानती हैं कि शैलजा जी जो है दलित नेता हैं वहाँ की, उनका प्रभाव क्षेत्र भी तकरीबन 20 सीट पर बना हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। तो तंवर साहब के आने से जो लास्ट मोमेंट पे आप कहती हैं ना कि चुनाव के एक दिन पहले बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि तंवर साहब जो आखिरी दम पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना डेंट करेंगे या कि उनके साथ में कितना जो स्विंग होगा वोटों का। दलित वोट अगर स्विंग हो रहा है तो वो अगर उसमें डिवीजन हो रहा था, तो उनके साथ में कुछ परसेंट अगर स्विंग होके कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है, तो ये कांग्रेस के लिए एक ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है। आज पूरा हरियाणा जो है बहुत पावरफुल नेताओं से भरा हुआ था। कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचार कर रहे थे और एक नहीं लगातार रैलियां हो रही हैं। उन्होंने शुरुआत की साम्भोर जगह से और उसके बाद वो अंबाला कैंट पहुंचे। योगी भी वहाँ थे, राहुल गांधी भी थे, हेमा मालिनी भी पहुंची हुई थी। मतलब इतनी बड़ी संख्या में प्रियंका गांधी कल और परसों उन्होंने अपना पावर दिखाया था। तो ये सारे जो नेता इस तरह से पहुंच के और अपना ये पावर की रस्साकसी। और दूसरी तरफ बात करें हिसार सीट की, या फिर ऐसी कई सीटें हैं जहां पे बागी कोई भाजपा से या कोई कांग्रेस से, वो लोग उनको सीट नहीं मिला, सीट बंटवारे के बाद जब सीट नहीं मिली तो वो लोग बागी होकर निर्दलीय पहुंच गए हैं और उन्होंने जबरदस्त फाइट देनी शुरू कर दी है अपनी ही पार्टी के लोगों को। चाहे वो अंबाला कैंट की बात करें, यह सब देश की सबसे अमीर महिला का जिनको खिताब मिला हुआ है, हिसार से लड़ रही हैं सविता जिंदल जी। वो खुद भाजपा छोड़ के, उनको लगा कि अरे मुझे सीट नहीं दी गई, मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया, और वो भी मैदान में उतर गई हैं। तो ये जो निर्दलीय हैं वो कितना खेल बिगाड़ेंगे और वहां पे कौन हावी होता हुआ आपको लग रहा है? देखिए, आपने पहले बागी उम्मीदवारों की बात की, जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ओवरऑल तकरीबन 57 रेबल कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज के हैं। और बीजेपी में मैंने बताया कि 19 कैंडिडेट्स हैं और कांग्रेस में 29 रेबल्स हुए कैंडिडेट। उनके बाद में वो लोग तकरीबन 15 सीट पे काफ़ी प्रभावी हैं। और देखा जाए तो वो 15 सीट इतनी क्रूशल हैं, क्योंकि 15 सीट आप जानते हैं कि 15 सीट पे अगर फंस जाती है तो चुनाव का रुख ही बदल देंगी। बिल्कुल। तो चुनाव का रुख बदल देंगी तो कोई भी पार्टी जो है अपने दम पे मेजॉरिटी लाने की स्थिति में नहीं होगी। इस तरह से आप इसको दे सकती हैं। दूसरी बात आपने इंडिपेंडेंस की कही। इंडिपेंडेंस जो है इस बार खासी संख्या में है। इंडिपेंडेंस की मैं देख रहा था, अभी कुछ डेटा देख रहा था, तो अभी तक जो हरियाणा के चुनाव में कुछ ऐसे चुनाव हुए हैं, जैसे कि 2009 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हुड्डा की सरकार थी, वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस पे ही डिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंस के दम पे ही वो सरकार चल रही थी। और अभी तक का मैं देख रहा था एक डेटा कि उसमें तकरीबन अभी तक के उड़ीसा कह रहा हूँ, हरियाणा के जो है चुनावी इतिहास में मोर देन 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत चुके हैं और उन्होंने बड़े अपने क्रूशल सपोर्ट से सरकार को आगे चलाया भी है। तो इस बार के उसी तरह से 7 सीट हैं। 7 सीट पे इस समय बहुत मामला फंसा हुआ है, जहां पर वो लोग टफ फाइट दे रहे हैं। उसमें कुछ एक सीट का भी मैं नाम लूँगा कि माहम है, और हिसार है, तिगांव है, गुरुग्राम है, अंबाला है, कैंट है, और पुंडरी सीट की मैं बात करूंगा। पुंडरी सीट पे कहा जाता है कि 30 साल से इंडिपेंडेंट ही जीतता आया है। तो ये बहुत क्रूशल सीट है। तो इस तरह से जो है हरियाणा का चुनाव है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में इस बार सामने आ रहा है। और मैंने आपसे बात कही है कि रेबल कैंडिडेट्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं। अगर वो जीतते हैं इंडिपेंडेंट के रूप में, तो किसी भी सरकार के लिए जो है, जो कि आप देख रहे हैं कि जेजेपी और एजेपी और आईएनएलडी और बीएसपी के अलायंस के साथ में अगर सभी एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के रूप में लेजिस्लेचर सामने आता है, तो उसमें एक दूसरे की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हो सकता है बीजेपी मस्टर कर ले उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, या कांग्रेस पहले उनको अपनी तरफ ले आवे। तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है डिफरेंट लेवल पे चल रही है। अब ये कल का चुनाव
होने के बाद में बहुत क्रूशल होगा देखना कि किस करवट जो है उठ बैठता है। मतलब 8 अक्टूबर जो है बहुत ही इस बार हरियाणा के लिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं अरुण जी अपनी पुराने डिस्कशंस को भी याद करूँ या हम लोग जो पुराना चुनाव देखते चले आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इस बार इंडिपेंडेंट्स जो है वो बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहाँ पर तो डेलिबरेटली, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि 54 दशक से ऊपर की राजनीति में एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं, उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार से इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने एबीसी जो लेयर ऑफ लीडरशिप पैदा कर दी है, तो एबीसी जो उन्होंने पार्टी पैदा कर दी है, तो उसमें वो ब्लेम ये कर रहे थे एक तरह से डायरेक्ट तरीके से कि जो ये बीच में पार्टीज आ गई हैं, चाहे वो इंजीनियर राशिद हो या फिर उसके बाद और जो अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, और इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा वहाँ तो 40% जो है ओवरऑल, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ओवरऑल नंबर्स के 40% इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और वो सबसे ज़्यादा वैली रीजन में है, तो वहाँ की मैथमेटिक्स दूसरी तरह की। बीजेपी जम्मू में कॉन्फिडेंट है और वैली रीजन में वोट को स्प्लिट करके इंडिपेंडेंस को शायद अपनी तरफ से वो करके वो चाहेगी सरकार बनाना, तो वहाँ का सिनारियो अलग है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ अंडर करंट दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को पता है कि इस अंडर करंट को शायद, जैसा कि आपने, एक और एग्जांपल दूंगा, दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन का, लग रहा था कि जो है बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, लेकिन बीजेपी जो है, जो एंड हुई बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में। तो राजनीति में जब कम अंतर, वोटों के अंतर से जब फैसला होना होता है और जो वोट स्प्लिट होते हैं, तो उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है कहना कि यही पार्टी जीत रही है। और मुझे लगता है ये इसी वजह से जोश तो बहुत दिख रहा है, क्योंकि भाजपा अगर हिंदुत्व को लेके चलती है, जैसा कि आज पावरफुल नेता हरियाणा की धरती पे थे, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हों, चाहे वो योगी हों, चाहे वो हेमा मालिनी हों, राहुल गांधी हों, मतलब हर बड़ा नेता, राष्ट्र की पहचान रखने वाला हरियाणा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए दमखम लेके इकट्ठा था। आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, तो मैं यूँ कहूँगा कि इस समय तक आते-आते जो है ज़्यादातर लोगों ने अपना माइंड बना लिया है। वोटर से अपना मन बना लिया है कि किसको वोट देना है, और उसमें पूरी की पूरी तरह से जो है क्रूशल जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कंसंट्रेशन जो दलित और जाट वोट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का है, एट द सेम टाइम ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करने का है। उसके उलट आप देखेंगे कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि हमारा वोट बैंक जो ओबीसी का है, जो कि मोर देन 30% है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। और उसके साथ मैं बताऊंगा कि जो बीजेपी के साथ में ब्राह्मण है, पंजाबी वोट बैंक है, सिख वोट, 36 बिरादरी के बारे में हाँ, आप क्या कहें? 36 बिरादरी की बात मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जाट, दलित और ओबीसी के अलावा जो है आप देखेंगे कि ब्राह्मण है 8% है, पंजाबी पॉपुलेशन 8% है, वैश्य, यादव, मुस्लिम, सिख, ये जो डिफरेंट कास्ट है, 36 बिरादरी, आप यूँ कह सकते हैं कि जो 36 बिरादरी यानी 36 कास्ट, ये जो 36 कास्ट है, हरियाणा की राजनीति में ये बहुत पॉपुलर टर्म है। और हरियाणा की राजनीति में कोई भी बढ़ाते नहीं था, खासकर आपने हुड्डा की बात सुनी होगी, तो वो लोग उस तरीके से अपनी डोमिनेंस को बनाते हुए सभी को एक साथ ले चलने की बात करते हैं, तो ताकि उनके वोटों का स्प्लिट ना हो। इस वजह से ये एक बहुत सटल सा मूव है, और जिसको लोग सेकुलर अलायंस के रूप में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जी। चलते चलते एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि हरियाणा की राजनीति में लालू का बड़ा दबदबा रहा। लालू का ही मैं कहूँगी, चाहे वो देवी लाल हो, वंशी लाल हो, भजन लाल हो, और कुछ परिवार तो अभी भी बहुत तगड़े रूप से सामने हैं, चाहे अभय, मतलब चौटाला जी की फैमिली की अगर बात करें, देवीलाल जी की फैमिली की, अभय चौटाला भी हैं, दुष्यंत चौटाला भी हैं, और सभी सीएम के फेस अपने आप को साबित कर रहे हैं। वहीं वंशीलाल और भजन लाल की फैमिली वाले हैं तो ज़रूर, उनकी परिवार वाले भी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है वो मैदान में उतरी हुई है। इस पे ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कितने ताकतवर हैं जिनके दादा और नाना ने अपनी एक साख हरियाणा में दिखाई थी। देखिए, आप 70 के दशक से ही आप कह सकते हैं कि लालों का कब्जा रहा हरियाणा की राजनीति में, और 90 के दशक में आपने देखा होगा कि देवीलाल का परिवार, देवीलाल जो ताऊ जिनको कहा करते थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ में,
में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, किसानों के बड़े नेता थे। किसानों के बड़े नेता थे, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी देश भर में किसानों के बीच में हुआ करती थी। तो देवीलाल ने जो जिस तरह से किसानों को संगठित किया और आगे बढ़े, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो हरियाणा के, तो उनके परिवार के मैक्सिमम लोग लड़ रहे हैं। आप जानती हैं कि उसी परिवार से दुष्यंत चौटाला भी हैं। दुष्यंत चौटाला की अपनी जेजेपी पार्टी है, और उसके साथ में अभय चौटाला साहब जो INLD के इस समय जो है को लेकर आगे चल रहे हैं BSP के साथ में अलायंस करके। तो ये 2 प्रमुख नेता है। और आपने अभी और कई बंसीलाल जो दूसरे परिवार की बात कही, बंसीलाल की जो ग्रैंड डॉटर है श्रुति चौधरी, बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके जो बंसीलाल साहब के जो ग्रैंड सन अनिरुद्ध चौधरी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर कहने को तो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन परिवार के ही सदस्य 2 विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी क्लैश दिखता है। और तीसरा परिवार जो है आप देखेंगे कि भजन लाल जी का परिवार है, जो बिश्नोई OBC। मैं भजन लाल जी के बारे में बताऊं कि भजन लाल जी वाला एक्सपेरिमेंट जो है कांग्रेस ने किया था कि OBC के जो है बड़े नेता को आगे करके जो है जाटों की जो प्रभुता को किनारे किया जाए, जो कि बाद में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया। तो भजन लाल को, वो भी चीफ मिनिस्टर हुए, उनके परिवार के जो है बिश्नोई जो है भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं, और उनके लड़के जो है चंद्रमोहन बिश्नोई वो लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि भजन लाल को जब 90 के 2000 जब हुड्डा साहब आए, एक्टिव हुए, तो जाटों ने सब मिल के उनको एक तरह से कांग्रेस से पूरी तरह से किनारे कर दिया। तो OBC के ऊपर फिर से जो है जाटों की प्रभुता जो है वो लोग भारी पड़ गए। तो हरियाणा की राजनीति इस तरह से शिफ्ट होती चली गई, और इस समय जो चीफ मिनिस्टर सैनी साहब हैं वो OBC वर्ग से आते हैं। तो ये जो क्लैश चल रहा है कि किस वोट को जो है मैक्सिमम तरीके से, मतलब पूरी तरह से अपनी तरह से ग्रैब किया जाए, उस प्रतिस्पर्धा में कौन आगे जाएगा, ये बहुत क्रूशल होगा। तो इस प्रतिस्पर्धा में कौन आगे जाएगा ये तो 5 तारीख को मतदाता अपनी मतपेटी में बटन दबा के बताएंगे, और 8 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।